हेलो एवरीवन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट 3। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट्स जो है वो आ चुके हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। एंड ये वाली स्लाइड हमने कवर कर ली है। ये जो 4 गवर्नर्स आए थे, मतलब वास्को डी गामा के बाद ये पोर्टुगीज से जो 4 गवर्नर्स आए थे, ये उनके बारे में है। एंड देन हमने यहाँ तक कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम कैप्चर ऑफ हुगली की बात करेंगे। ठीक है, तो अराउंड जो 1579 जो पुर्तगीज थे, उन्होंने काफ़ी सारी अपनी सेटलमेंट्स बना ली थी रिवर के अराउंड। ठीक है, एंड फ्रॉम द कहाँ से मतलब ज़्यादातर इनकी थी तो सतगांव जो कि बंगाल में था, वहाँ से लेके इनकी काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स थी। एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड मैंने आपको पहले भी बताया, शिप बिल्डिंग में इनकी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इनका हाथ था। ठीक है, और इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स वहीं पे सेटलमेंट्स कर ली थी क्योंकि ट्रेडिंग इन्होंने करनी होती थी। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट पर इनकी मोनोपोली हो चुकी थी। एंड कस्टम हाउस इन्होंने बिल्ड करने शुरू कर दिए थे अपने तरीके के, जैसा कि ये पुर्तगाली में वहाँ पे किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लेवी ड्यूटी ऑन द तंबाकू पर इन्होंने ड्यूटी लगानी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जिनके कारण से इनका जो इन्फ्लुएंस था भारत में वो बढ़ता चला गया। ठीक है, ट्रेड तो बढ़ ही रहा था इनका। ठीक है, और इन द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो पुर्तगीज थे वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि मनी जो है वो ट्रेडिंग से ही लिया करते थे। हालांकि इन्होंने बहुत गलत चीज़ें भी की, जैसे कि क्रूअल स्लेव ट्रेड भी इन्होंने किया, तो इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया करते थे। ओनली ट्रेडिंग जो मसालों वगैरह में नहीं थी इनकी, स्लेव ट्रेडिंग भी ये किया करते थे। ठीक है, बाय परचेजिंग और सीजिंग द हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रंस को ये ले जाते थे और उनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके अपने तरीके से ही उनको फिर रखा करते थे। ठीक है, और इनके ऊपर पुर्तगीज के ऊपर फिर आगे जाके ये क्या करते हैं, एक बहुत गंदी जो आप कह सकते हैं काम करते हैं। तो 2 स्लेव जो होते हैं, ठीक है, 2 स्लेव गर्ल्स जो मुमताज़ महल की, तो उसको ये ले जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जो मुस्लिम्स होते हैं, तो फिर शाहजहाँ जो है बंगाल के गवर्नर को, कौन होता है उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर, कासिम खान को शाहजहाँ कहता है कि आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए, ये जो इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो फिर हुगली को सीज़ कर दिया जाता है बाय द पुर्तगीज ही उसको जो है वो सीज़ भी कर देते हैं। ठीक है, एंड मुगल सफ़र लॉस ऑफ द 1000 मैन, मतलब फिर इनमें जब लड़ाई होती है तो मुगल्स के 1000 लोग जो है वो मर जाते हैं, उनका मतलब जब वो फोर्ट करते हैं। बट ऑल्सो टुक द 400 प्रिजनर्स टू द आगरा में भी 400 प्रिजनर्स को ले जाया जाता है। द प्रिजनर वर ऑफर्ड द ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू द इस्लाम और बिकम स्लेव्स। ठीक है, एंड उसके बाद ये किसके थे, या तो उनको माना जाता है या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर स्लेव्स रखेंगे ये आपको बनाकर। ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली क्या होता है, इन दोनों में टसल स्टार्ट हो जाती है। एंड फाइनली एट द लास्ट जब दूसरी यूरोपियन पावर्स आ जाती है तो इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। उसके बाद अब ये कैप्चर ऑफ द हुगली था, इसमें मैंने आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि जो है इनका जो एरिया था वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स कर ली थी। स्लेव ट्रेड भी किया करते थे विद द स्पाइसेस का ट्रेड। ठीक है, सॉल्ट पे मोनोपोली कर ली थी इन्होंने, और लेवी ड्यूटी ऑन द तंबाकू वगैरह पे भी इनका हाथ अच्छा जमने लग गया था। अभी हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज। अब डिक्लाइन कैसे शुरू हो जाता है, मैंने बताया पहले ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आते हैं, लेकिन फिर डिक्लाइन तो एक बार ही होना ही है इनका। तो 18th सेंचुरी की बात है अब। ठीक है, तो 17 में तो ये थे, लेकिन 18 में जो है इनकी जो इन्फ्लुएंस है, कमर्शियल इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं, कमर्शियल इन्फ्लुएंस वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ना ये पायरेसी वगैरह करनी शुरू कर दी थी इन्होंने। ठीक है, रॉबरी करनी शुरू कर दी थी। तो फिर इतने सारे जब फैक्टर्स सामने आते हैं तो इनका डिक्लाइन होना बनता ही था, क्योंकि फिर लोकल्स भी अटैक करेंगे। ठीक है, तो लोकल एडवांटेजेस गेन्ड बाय द पुर्तगीज इन इंडिया कौन कौन सी थी कि जो इन्होंने मतलब कि
पावरफुल अपने वो बनाई हुई थी जगह, वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और इनकी पुर्तगीज़ की कहाँ कहाँ पे पावरफुल डायनेस्टीज जो है फिर बाद में आई थी, तो इजिप्ट में, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया एंड राइज ऑफ द मराठाज एज देयर इमीडिएट नेबरर्स। तो इनकी वजह से ये जो पुर्तगीज़ थे इनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ की जो पावर्स थी वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें आपने याद रखना है कि ये पावर्स जो है, यहाँ की पावर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई थी, इसी कारण से पुर्तगीज़ का डिक्लाइन शुरू हो गया था। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पुर्तगीज सच एज द एक्टिविटीज़ ऑफ द जस्ट गिव राइज टू द पॉलिटिकल फियर। बस वही था कि वो क्रिश्चियनिटी को इतना फैलाना चाहते थे। अब जो यहाँ के रिलीजन चल रहे थे जैसे कि इस्लाम हो गया या फिर हिंदूज थे, वो थोड़ा ना अडोप्ट करेंगे इनका, ठीक है। हालांकि इन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन ये इतने सफल नहीं हो पाए। तो पोर्टुगीज पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी मेड हिंदूज काफ़ी ज़्यादा रिसेंटफुल, ठीक है, उनको क्रोधी बना दिया था इस चीज़ ने। एंड उनके डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये जो क्या किया करते थे, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये भी एक कारण था कि पुर्तगीज का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इनका एरोगेंस बिहेवियर, ठीक है, ये भी एक तरीके से जो स्मॉल स्टेट्स थे, वहाँ के जो राजा थे, उनके मन में जो है वो इनके प्रति खटास की भावना ला देता है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द ब्राज़ील डाइवर्टेड कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पुर्तगाल टू द वेस्ट। तो जब ब्राज़ील की डिस्कवरी हो गई तो ये ईस्ट की बजाय वेस्ट में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। यूनियन ऑफ द टू किंगडम्स, जो कि स्पेन एंड पुर्तगाल थे, 1580 to 81, ड्रैगिंग ए स्मॉल किंगडम इनटू द स्पेन्स वॉर विद इंग्लैंड एंड द होलैंड। अब जब ये मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल एंड एक तरफ पुर्तगाल था एक तरफ स्पेन था, तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये वेस्ट की तरफ जाएंगे एंड पुर्तगालीज जो है वो ईस्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन अब जो वहाँ पे यूरोप में दूसरे कंट्रीज है ना, इंग्लैंड और होलैंड जैसी कंपनीज, उनको भी अब पता चलना स्टार्ट हो गया कि कैसे कैसे ये ट्रेड कर रहे हैं सी रूट के थ्रू। तो वो अब थोड़ा ना चुप बैठेंगे, वो भी तो अपना आजमाएंगे हाथ। तो उनकी वजह से ना इनका जो मोनोपोली थी ट्रेड में वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, बहुत बैडली जो है वो इफेक्ट हुई, ठीक है। तो अर्लियर मोनोपोली जो इनकी थी ना सी रूट में, वो अब एक सीक्रेट नहीं रह गया, अब सबको पता चलना शुरू हो गया। फिर डच भी आने लग गए एंड देन इंग्लिश, ठीक है, इनको पता लग गया। फिर वो भी तो अपनी स्किल्स ओशन नेविगेशन में दिखाएंगे ही ना, क्योंकि यूरोप में सारे ही जो है वो एक बहुत क्यूरियोसिटी थी कि हमें किसी भी तरीके से मतलब प्रॉफिट कमाना है थ्रू द सी रूट, ठीक है। तो न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो है यूरोप से इंडिया में आनी शुरू हो गई, डिफरेंट कंट्रीज जैसे इंग्लिश, डच, डेन्स, ठीक है, फ्रेंच, ये सब आने स्टार्ट हो गए। तो पुर्तगीज़ का फिर वहाँ से धीरे धीरे जो पावरफुल उनकी एक इन्फ्लुएंस बना हुआ था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और डच और इंग्लिश ने जो है ग्रेटर रिसोर्सेज के साथ और भी कुछ डिस्कवरीज वगैरह करके अपनी जो भी वो थी मतलब नॉलेज थी उसको अप्लाई किया और अपनी जो पावर से उसको एक्सपेंड कर दिया ओवरसीज में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पुर्तगीज़ के डिक्लाइन का काफ़ी बड़ा कारण बनती है। और उसके बाद जो पुर्तगीज़ ने जो अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो डिक्लाइन कर दी थी आफ्टर द फॉल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। जैसे विजयनगरा एम्पायर जो है वो फॉल हो जाता है, उसके बाद से पुर्तगीज़ का भी जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, उसके कंटेम्प्रेरी में ही था ये सब, ठीक है। और स्पाइस ट्रेड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द डच एंड द गोवा। अब जब पुर्तगीज़ का डिक्लाइन शुरू हो गया तो जो ट्रेड की जो स्पाइसेस का ट्रेड की मोनोपोली थी वो डच ने ले ली, क्योंकि वो आने लग गए ना भारत के अंदर, ठीक है। और जो है पुर्तगीज़ का जो है वो इकोनॉमिक सेंटर अब कौन सा बन गया था, ब्राज़ील, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज़। उससे पहले मैं आपको एक बार
दोबारा से बता देती हूँ मेन पॉइंट इसमें कौन कौन से हैं। एक तो ये पायरेसी रॉबरी वगैरह स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, ठीक है। एरोगेंस नेचर हो गया था इनका, ब्राज़ील की डिस्कवरी के कारण इनका जो इंटरेस्ट था वो अब वेस्ट वाले एरिया में चला गया था, ठीक है। डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस किया करते थे, उसके कारण से भी इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। ये जो पावर्स थी इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया एंड मराठास वगैरह ये उभर के सामने आ रही थी, इसलिए भी डिक्लाइन हुआ इनकी पावर्स, ठीक है। और डच वगैरह, इंग्लिश, ये जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ थे इनको भी अपने जो सी रूट के थ्रू जो है ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो है इन्होंने नॉलेज अप्लाई की, इस कारणवश से भी जो पोर्तुगीज़ की है वो डिक्लाइनमेंट शुरू हो गई, ठीक है। आई थिंक ये होल सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज़, ठीक है। मोस्ट हिस्टोरियन हैव ऑब्जर्व दैट द कमिंग ऑफ द पोर्तुगीज़ नॉट ओनली इनिशिएटेड व्हाट माइट बी कॉल्ड द यूरोपियन एरा, इट मार्क द इमर्जेंस ऑफ द नेवल पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, नेवल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि भारत की जो है वो नेवल पावर पहले से नहीं चल रही थी, क्योंकि चोला एम्पायर में आपने पढ़ा होगा कि उनकी जो नेवल पावर थी वो दूर दूर तक काफ़ी अच्छी मानी जाती थी उस टाइम पे, उस तरीके के जब शिप्स वगैरह या फिर ये जो सब कुछ बनता था। लेकिन ये जो पोर्तुगीज़ आए थे ना, ये क्या लेके आए थे, इन्होंने कैनन्स भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैनन्स भी इन्होंने अपनी शिप के ऊपर लगा रखी थी। और इनकी जो शिप बिल्डिंग पावर्स थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए भी क्या होता है कि इनकी जो मोनोपोली होती है सी रूट पे ट्रेड में, ये ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। लेकिन पोर्तुगीज डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू अबाइड बाय नो रूल्स except their own, and they were intent on getting a decisive advantage over the Indians and over the Indian Ocean trading system। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, ये इंडियन ओशन पर रूल करने आए थे कि ये पूरा इंडियन ओशन हमारा हो, मतलब हम अपने अंडर कर लेंगे। तो जब ये 16th सेंचुरी में मालाबार कोस्ट वाले एरिया में आते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मिलिट्री इनोवेशंस भी करते हैं वहाँ पे, ठीक है। मिलिट्री की पावर्स भी जो है उसको भी शो करते हैं। एंड गन्स लैंडेड ओवर द शिप्स, एंड गन्स वगैरह को भी वो शिप्स पे रखते हैं। तो पोर्तुगीज में हैव कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्जांपल टू मुगल यूज ऑफ द फील्ड ऑफ गन्स एंड आर्टिलरी ऑफ द स्टीयर अप। तो इसमें इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंट्रीब्यूशन क्या रहा पोर्तुगीज ऑनशोर के बारे में कि इन्होंने ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्वेंट्री भी रखी उसके ऊपर, ठीक है। और स्पेनिश मॉडल का भी इस्तेमाल किया, स्पेनिश मॉडल का भी शिप्स वगैरह में इस्तेमाल किया, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1630s में, ठीक है। किसको काउंटर करने के लिए, डच प्रेशर को, क्योंकि डच वाले आने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद द प्रैक्टिस वॉज अडोप्टेड फर्स्ट बाय द फ्रेंच, फिर इंग्लिश, फिर मराठास एंड सिख्स, एंड देन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, काफ़ी एम्पायर्स ने इनकी जो नॉलेज थी उसको यूज़ करके अपना दबदबा स्टार्ट कर दिया बनाना। लेकिन लाए कौन थे, ये लाए थे पोर्तुगीज़ वाले, यही इनकी सिग्निफिकेंस थी। सबसे पहले जो टेक्निक्स वगैरह थी वो इनके द्वारा लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद मल्टी डेक्ड शिप्स की जब बात आती है, ठीक है, मल्टी डेक्ड शिप्स, तो ये भी किनके द्वारा फर्स्टली बनाई गई, आपकी इन्हीं के द्वारा, ठीक है। हैवीली कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी इनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद दे वर परमिटेड टू कैरी द हैवियर आर्मामेंट, तो ये हैवी आर्मामेंट भी उसमें कैरी करके रखते थे। एंड देयर यूज ऑफ द कास्ट प्रो एंड स्टर्न वॉज नॉट वर्दी मेथड बाय विच टू रिपील और लॉन्च ब्रॉडिंग पार्टीज, ठीक है। और उसके बाद इंडियन जो बिल्डर्स थे उन्होंने भी ये चीज़ें, जो कि ये शिप बिल्डिंग की टेक्निक्स थी, उसमें कैनन्स लगाने, उसमें मिलिट्री गन्स रखनी, वो मल्टी डेक्ड शिप होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है ये इंडियंस ने भी करना स्टार्ट कर दिया। पुर्तगीज़ की जो स्किल थी उसको ये जो भारतीय थे या फिर कुछ और कंट्रीज थी उन्होंने भी ये सीख के अपनी बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और उसमें रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स था, उसमें मैपिंग हुआ करती थी कि कहाँ कहाँ पे जाना है, ठीक है। पिटिंग स्टेट फोर्सेस अगेंस्ट द प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग, ये सब कुछ उसमें इनकी शिप्स में हुआ करता था। और जो मुगल्स एंड मराठास थे उन्होंने भी लर्न किया कि पुर्तगाल की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी नॉलेज है, उसको कैसे इन्होंने मतलब कि कैप्चर कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। और अदर यूरोपियंस
जैसे डच, इंग्लिश, ये सब ने भी पुर्तगीज़ की जो अच्छी अच्छी नॉलेज थी उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। और इंडिया के अंदर मेमोरी ऑफ रिलीजन, परसिक्यूशन एंड इक्वालिटी डिट्रेट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पुर्तगीज इन द कल्चरल फील्ड। तो अगर रिलीजियस की बात आती है, हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिशनरीज भेजे थे कि ये इंडियंस को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इस्लाम चल रहा था और हिंदुइज्म चल रहा था, तो उनको जो है क्रिश्चियनिटी में ये कन्वर्ट कर देंगे। हालांकि ये सफल नहीं हो पाए उस चीज़ के अंदर, ठीक है, लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत ज़्यादा की थी। एंड द आर्ट ऑफ द सिल्वर स्मिथ एंड द गोल्ड स्मिथ जो था वो भी काफ़ी फ्लरिश किया, कहाँ पर, गोवा के अंदर। और वहाँ पे एक सेंटर बना दिया इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा मतलब फॉइलेज वर्क एंड द मेंटल वर्क, एम्बेडेड ज्वेल्स, मतलब ज्वेल्स के साथ सब कुछ बनाना, तो ये इनके जो है कल्चर में दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड वुड वर्क ये बहुत किया करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, वुड वर्क इनके बहुत फेमस थे। जो स्कल्पचर्स बनाते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पेंटेड सीलिंग्स होती थी इनकी, वो ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। एंड आर्किटेक्चरल जो प्लान था इनका बहुत ज़्यादा, आप जाके गूगल भी कर सकते हैं कि इनका आर्किटेक्चरल प्लान कैसा हुआ करता था पुर्तगीज़ का। तो ये सारी चीज़ें थी जो वो भारत के अंदर भी लेके आए थे। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये पुर्तगीज़ का था। इसमें हमने सब चीज़ें यहाँ पे देख ली कि इनकी फेवरेबल कंडीशंस क्या थी, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, स्टेट कैसा था, रिलीजियस पॉलिसीज़ कैसी थी, ठीक है। इनका ये लूज कैसे करना शुरू हो गए, ठीक है, हुगली को कैसे कैप्चर किया, फिर डिक्लाइन कैसे हुआ, लास्ट में हमने पढ़ा इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो डच से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ये स्लाइड्स को ले सकते हैं। हालांकि इतना फेमस नहीं है ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप जाके फिर भी ये ले सकते हैं वहाँ से स्लाइड्स, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। ओके, थैंक यू।